जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्स्ट्राडिक्शन जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है और भारत से सभी जो भारत के सभी जो अपराधी होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल अपराधी हो या फिनेंशियल फ्रॉडर हो, वो दुनिया के अलग अलग देशों में क्यों जाते हैं। और खास करके जो लंदन है वो पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक जो फ्रॉडर होते हैं उसके लिए हेवन क्यों बन बैठा है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में काफी सारे जो फ्रॉडर्स होते हैं वो यहाँ पे फिनेंशियल क्राइम करके भाग जाता है लंदन, और लंदन में काफी सालों से वहां पर ही रहते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लंदन से भारत में लाने के लिए सालों की प्रक्रिया चली जाती है। तो ये क्यों होता है उसकी जानकारी आपको देते हैं। और उससे पहले भी लंदन जो है इंग्लैंड का जो कैपिटल है उसके बारे में भी थोड़ी रोचक बातें बताते हैं। आपको पता होगा कि भारत पर अंग्रेजों ने पूरा करीब 200 साल से ज्यादा राज किया था। ये राज कहाँ से शुरू हुआ था? धीरे धीरे भारत की उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली थी, एजुकेशन सिस्टम थी वो चेंज कर दी, और जो लॉ सिस्टम थी वो चेंज कर दी। यानी कि उनका जो लॉ था वो यहाँ पर बिठा दिया 1947 से पहले, यानी कि 1857 जब से विप्लव हुआ था उसके बाद यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से ब्रिटेन वाला डाल दिया। मतलब कि अगर किसी भी केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो वो सबसे पेचीदी प्रोसेस में से पास होता है, उसमें सालों लग जाता है। तो ये ऐसा होता है कि भारत के जो फ्रॉडर्स है अब उस पर आते हैं कि सबसे पहला नीरव मोदी है, विजय माल्या है, ठीक है, और ये IPL का फेम ललित मोदी है। तो ये सब लोग है ना ब्रिटेन में क्यों जाते हैं? तो ब्रिटेन ने अपने वहाँ एक कायदा ऐसा बना के रखा है कि दुनिया के जितने भी फ्रॉडर हो वो अगर 3 मिलियन पाउंड ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि उसके हाउस प्रॉपर्टी या फिर वहाँ की कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई कंपनी खरीदते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ब्रिटेन उसके लिए ऐसे रेड कारपेट लाल जालम बिछा देती है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे पैसे मिलते हैं। मतलब कि ब्रिटेन का जो आइडिया है वो बहुत क्लियर है, आपने दुनिया के दूसरे देशों में कैसे भी क्राइम किया हो, हमें 3 मिलियन पाउंड दीजिए, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए और यहाँ पे आपका बसेरा हो जाएगा। इसी के बदौलत ललित मोदी जो IPL में इतना घोटाला करके वहाँ पे भाग गया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आया नीरव मोदी जो पंजाब नेशनल बैंक जो था उसके फ्रॉड चेक लेके पंजाब नेशनल बैंक का जो मनी था वो अपने जेब में डाल के वहाँ पे भाग गया, किसी ने कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद विजय माल्या भी भारत की काफी सारी बैंक के पैसे लेके अपनी जेब में डाल के वापस भाग गया लंदन, और यहाँ का जो रेसिडेंटशिप था भारत के सिटीजनशिप उसको छोड़ के लंदन का ले लिया। तो ये सभी को लंदन में एक पनाह मिलती है कि ये जो रूल है लंदन का कि वहाँ पे 3 मिलियन पाउंड आप इन्वेस्ट करो और आपको यहाँ सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। तो ये जो कानून है इसके बदौलत भारत के नहीं सभी देशों के जो भगोड़े होते हैं वो लंदन में जाके सेटल होते हैं। अब दूसरे देशों की कुछ बात करते हैं तो रशिया है। रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन था, जो आई थिंक 1999 में वो रशिया का प्रेसिडेंट बना, और 2003 में वहाँ के 2 पॉलिटिशियंस थे, वो रशिया में कुछ फ्रॉड करके पॉलिटिकल लीडर्स थे, फ्रॉड करके वहाँ पे भाग गए लंदन में। अब पुतिन ने क्या कहा कि लंदन की गवर्नमेंट को, भाई हमें हमारा ये जो अपराधी है उसको वापस कर दो। तो ये 2 देशों के बीच में ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्राडिक्शन संधि होती है, यानी कि आपके देश में इंग्लैंड में अगर किसी देश के अपराधी वहाँ पे जाके छुपते हैं तो दोनों देश के बीच में एग्रीमेंट होती है कि भाई हाँ हमारा ये लो है, आपका ये लो है, दोनों के बीच में समानता होती है। तो अगर ये देश का जो दूसरे देश का अपराधी लंदन में आता है तो लंदन की सरकार यानी कि ब्रिटेन की सरकार उसको वापस कर देगी, किंतु शर्तों के अधीन। तो इस तरीके की ट्रीटी होती है। तो बहुत सारे देशों के बीच में एक दूसरे की ट्रीटी होती है। अब लंदन में क्या होता है कि वहाँ पे 4 सिस्टम होती है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, यानी कि लोकल लेवल की कोर्ट होती है। वहाँ पे सबसे पहले ये जो चुकादा है वहाँ पे जाता है। अगर वो कोर्ट को थोड़ा सही नहीं लगता है या फिर कुछ नहीं होता है तो अपराधी क्या कर सकता है कि उसे ऊपर ही जो लंदन की इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हो पाता है तो वो कहाँ जाता है, ऊपर जो पार्लियामेंट होता है पार्लियामेंट में जाता है, और पार्लियामेंट के बाद वहाँ के जो सिस्टम ज्यूडिशरी सिस्टम है वहाँ पे जाता है। तो इतनी सारी पेशी प्रक्रिया पास करने में कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं ब्रिटेन में।
तो इसका लाभ फाइनली किसको मिलता है? जो वहाँ पे अपना बसेरा बनाए हुए होते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्ट, उसको वहाँ पे लाभ मिलता है। तो उसी की बदौलत जो हम विजय माल्या की बात करते हैं और नीरव मोदी की बात करते हैं, तो सबसे पहले विजय माल्या जो है उसको वहाँ उसको इंडिया में वापस लाने के लिए क्या किया था सीबीआई वालों ने कि वहाँ की जो लोकल कोर्ट थी उसमें केस फाइल किया था कि भाई ये हमारा अपराधी है, इसको यहाँ पे हमें दे दो। तो वहाँ की लंदन की कोर्ट जो है वैसे किसी अपराधी को दूसरे देश के अपराधी अगर वहाँ पे छुपे हैं तो वैसे उसको वहाँ पे दे नहीं देती है। वो क्या चेक करते हैं कि किसकी फाइल है, चेक करते हैं कि भाई किस मोड पर, किस आधार के बेस पर इसको फ्रॉड कर रहे हैं, जो हमारे देश में बैठा बस रहा है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसके अंतर्गत फिर जब उसके जज को, डिस्ट्रिक्ट जज को सही लगता है तो वो बोलता है कि हाँ ले जाओ। अब उसके पास जो वहाँ पे नीरव मोदी ये विजय माल्या बैठा हुआ है, तो अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो है ना उसके ऊपरी जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी ऊपरी अदालत है, उसमें वहाँ पर जाए, वहाँ पे केस फाइल करें। अब वहाँ पर केस फाइल करते हैं तो वहाँ पर भी वो लोग टाइम लेते हैं अपने हिसाब से, 2, 3, 5 साल वगैरह सब। तो वहाँ जाता है तो वहाँ से फिर भारतीय गवर्नमेंट और भारत की जो लॉयर होते हैं ब्रिटेन में, वो लोग वहाँ पे अपील करते हैं कि भाई ये बंदा है, फ्रॉडर है, हमारे देश में फ्रॉड किया है, ये हमारी फाइल है, तो आप उसे यहाँ हमारे वहाँ अप्रूव करवा दीजिए। अब वहाँ पे अगर उसको सही लगता है तो उसको वो डायरेक्टली अप्रूव कर देता है और उसकी जो फाइल है वो गृह मिनिस्ट्री को जाती है। वहाँ की जो गृह मिनिस्ट्री होती है, यानी कि होम मिनिस्टर होते हैं, वहाँ जाती है और वो डिसीजन लेते हैं कि इसको कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ की जो आर्थर जेल है, आप विजय माल्या को यहाँ इंडिया में लाएंगे तो उसको आर्थर जेल में रखना है। मतलब कि वहाँ के लोग ऐसे भी देखते हैं कि भाई हमारे ब्रिटेन की जेल तो एकदम सुप्रीमेसी है, तो उसको वहाँ ऐसी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगर भारत की किसी भी दूसरी जेल में अगर इसको रखा जाए तो वो 2 दिन में ही लुढ़क जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की फैसिलिटीज है वो इतना नहीं होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है। तो आजकल ऐसा भी बहुत होता है कि भाई ये इकोनॉमिक जो फ्रॉडर होता है उसको ऐसी बहुत लग्जरियस ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है। किसके पैसों से? आम जो इंसान होते हैं, आम व्यक्ति के पैसे से उसको देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अब सोचे कि अगर कोई किसान है या फिर कोई मिडिल क्लास पर्सन है, अगर उसका 10,000 का लोन का हफ्ता है, वो अगर एक बार मिस हो जाता है तो उसके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाता है और बोलते हैं क्यों नहीं, ऐसा करके उसको बहुत परेशान करते हैं। किंतु ये सब जो बड़े फ्रॉडर होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। 10,000 20,000 करोड़ का फ्रॉड करके रिटर्न में चले जाते हैं। फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि उसको पता है इंडिया के जो ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम है वो बहुत पेचीदी है, तो उसमें आप कुछ भी करो, कुछ भी ज़्यादा कोई भी केस है आपको कम से कम 5-10 साल तो ऐसे ही चलना है। ऐसा लगभग सबके दिमाग में। आप 120 करोड़ 140 करोड़ लोग हैं, आप हर एक को पूछिए तो आपको मोर और लेस सेम ही जवाब मिलेगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई हाँ ये कोर्ट है, हमें एक हफ्ते में या 1 महीने में हमें हमारा इंसाफ मिल जाएगा। इसलिए ये लोग ये सिस्टम की जो लूपहोल्स है उसका एडवांटेज लेते हैं। तो दूसरी बात वहाँ पे क्या है कि लंदन में कि वहाँ की जो यूरोपियन यूनियन ह्यूमन काउंसिल्स है वो भी इसमें अपना डेरा डालती है। क्यों? क्योंकि उसका ऐसा होता है कि भाई हमारा जो कैदी है वो दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए कि भाई अगर आपको चाहिए तो हम उतने पैसे दो, और अगर नहीं दिया तो कुछ भी एरर निकाल के वो बोलेंगे कि इसको हम नहीं भेजेंगे, इंग्लैंड में रहेगा। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल एंटी सोशल एलिमेंट जो है ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम में वहाँ पर बैठे हुए वो लोग भी ऐसा काम करते हैं कि जिस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो डिरेल हो। दूसरा, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कब रहता है कि जब किसी भी देश जो पावरफुल रहता है ना, वो पावरफुल देश किसी भी तरीके से अपने जो पॉलिटिकल या फिर अपने इकोनॉमिक जो फ्रॉडर होते हैं उसको ब्रिटेन में से निकाल लेते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में, अमेरिका में अगर कोई फ्रॉड करके ब्रिटेन में लंदन में चला जाता है तो अमेरिका लगभग 95% ऐसे फ्रॉडरों को वापस ले आता है, क्योंकि उसके पास इतना पावर है कि वो अपने पावर के दम पर वहां से उठा के ले जा सके। अब भारत में क्या है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में ये संधि 1992 से, किंतु आज तक 1% से भी कम वहाँ पे इकोनॉमिक फ्रॉडर को इंडिया में लाया जा सका है। मतलब 99% फेल है, जो एग्रीमेंट किया है वो 99% फेल है, कुछ काम का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है, 10 साल 20 साल ऐसा एक्सटेंड होता रहता है। तो भारत को क्या करना चाहिए?
रूस जैसा मॉडल अपनाना चाहिए कि भाई उसके जो दो पॉलिटिशियंस थे वो 2003 में इकोनॉमिक ये मतलब वहाँ के जो उद्योगपति है, उद्योगपति कम पॉलिटिशियन, वहाँ ब्रिटेन में जाके बसेरा किया। ब्रिटेन वालों ने बोला आओ आओ आओ, हम तो आपको, आप हमें पैसे दे रहे तो हम आपके लिए लाल जहाज बिछा देंगे। उसके लिए बिछा। फिर पुतिन ने क्या किया कि अपनी जो केबीसी जो जासूसी संस्था है उसको वहाँ पे काम पर लगा दिया और उसको ऐसा शूट करके दोनों को मार दिया। फिर दोनों के बीच में 2003 के बाद दोनों के बीच में बहुत बड़ा टकराव हुआ ब्रिटेन और रूस के बारे में। रूस ने बोला तेरे से जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, और अगर फ्यूचर में भी ऐसा किया तो हम ऐसे सबको लुटका देंगे। तब से लेकर ब्रिटेन में ये रशिया के जो पॉलिटिशियंस है उसका जाना बहुत कम हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई ये केबीजी है वो दुनिया के कहीं भी कोने में हमें ढूंढकर हमें गोली मार देंगे। तो रशिया अपनी इस तरीके की टेक्निक्स अपनाता है। अगर किसी देश ट्रीटमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत वापस नहीं करता है, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप अपने पास रखो, पैसा भी रखो। फिर दूसरे दिन वो केबीजी और उसके जो जासूसी एजेंट होते हैं उसके थ्रू उसको शूटेड थार कर देता है। जैसे मोसाद इजराइल का है, तो इजराइल वाले क्या करते हैं, अगर इजराइल का इवन अपना छोड़ो, वो दूसरों जो ईरान के जो होते हैं एंटी इजराइली एलिमेंट, उसको भी वो ऐसा ही करता है कि वहाँ के जो एंटी एलिमेंट लगता है कि ये हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो बिंदास वो उसके देश में जाकर उसको शूट आउट कर देते हैं। कोई एग्रीमेंट नहीं, कुछ नहीं हुआ, जाके शूट इट्स आउट। तो भारत को अब ऐसा करने के लिए अपनी जो एक्स्ट्राडिक्शन जो संधि होती है, एग्रीमेंट होता है, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? भारत को पहला उपाय है कि ब्रिटेन के जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं उसको भी भारत अपने वहाँ पनाह दे, जिस तरीके से ब्रिटेन दे रहा है, और बोले कि आप यहाँ पे आओ, पैसा इन्वेस्ट करो और बिंदास आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये है। तो अगर वहाँ पर जिस तरीके से ब्रिटेन ने कानून लगा के रखा है कि भाई यहाँ पे कोई आता है तो उसको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना होगा, इंडिया में भी आ जाओ, बिंदास आओ, और यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, लोकल जो ग्रामीण कोर्ट में है ना उसमें पहले उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ग्रामीण कोर्ट में से मतलब केसेस में जजमेंट आता है तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट में अगर आता है तो उसके बाद हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर आता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अगर आता कुछ नहीं होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति। मतलब ब्रिटेन में 3 लेयर है तो भारत में 5 लेयर है। और सबको पता है भारत में जब एक बार केस आता है तो वो ऐसा चलता रहता है और बहुत सारे समय इसमें निकालने में चला जाता है। तो आप भी यहाँ पे फेस कीजिए और अपने ऑफेंडर्स को जिस तरीके से ट्रीट करते हैं आप दूसरे देशों के, और उसको जो फैसिलिटी देते हैं आप यहाँ पर भी फेस कीजिए, आपको भी पता चलेगा कैसा क्या माहौल होता है। दूसरा क्या है कि भारत को है ना अपनी जो गुप्तचर एजेंसी जो रॉ और आईबी वगैरह सब है उसके जो हाथ है ना बहुत सालों से खुजली आने लगी है कि हमें कुछ ऑप्शन, कुछ ऐसा टारगेट या फिर ऐसा कुछ मिशन मिला नहीं है। तो भारत के पास भी ऑप्शन खुला है कि सबसे पहले है ना ये जो गुप्तचर एजेंसीज जो होती है ना उसके हाथ जो खुजली आती है ना उसका उपाय करना चाहिए। उसको है ना फ्री हैंड दे देना चाहिए कि भाई आप जाओ अपने हिसाब से शूटेड साइड करके वापस आना। किसी का नाम कभी भी आना नहीं चाहिए। गुप्त तरीके से आप अपना काम तमाम कर दो। आपका टारगेट ये ऑफेंडर से इतने ये उसके जो सस्पेक्टेड एलिमेंट है अपने काम तमाम कर दो। तो भारत अपने हिसाब से जब खुद इस तरीके से ट्रीटमेंट लेने की क्षमता रखता है तो बेटर है कि अपनी जो गुप्तचर एजेंसी है उसका इस्तेमाल करो। वो क्या बोलते हैं, वो तो हमेशा ऐसे बोलते हैं कि आप हमें टारगेट दीजिए हम उसको पूरा करके देंगे। जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ था करीब 4 साल पहले जो भारत एंटी इंडियन गवर्नमेंट आई थी, तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जासूसी जो संस्था है उसने पूरा का पूरा वहाँ का जो माहौल था वो भारत विरोधी में से भारत तरफी बना दिया था। तो काफी ऐसा न्यूज में आया था। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। और दूसरी बात की जो भारत के जो सबसे ज्यादा पैसा स्विट्जरलैंड में बैठा है, तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है, स्विट्जरलैंड एक है तो एक छोटा सा देश, शायद होगा गोवा जितने या उससे भी साइज में थोड़ा कम होगा, किंतु पूरे दुनिया के जो पैसे हैं वो वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं वो कोई ऐसी हाईटेक टेक्नोलॉजी या फिर ऐसे इसकी वजह से उसके पास पैसे नहीं आते। उसके पास पैसे इसलिए आते हैं क्योंकि दुनिया के सारे लोग वहाँ पे पैसे डालते हैं और बोलते हैं कि हमारा पैसा रखो, और वहाँ पे पैसे रखने के लिए पैसे लेते हैं, समझे।
क्यों? जनरल हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें क्या लालच होती है कि भी हमें उसमें फिक्स डिपॉजिट जो है उसके ऊपर हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वहां पे उल्टा होता है, अगर आपको वहाँ 200 400 या 1 2 लाख 10 लाख रुपए वहां पे नहीं रखते लोग, वहां पे मिनिमम भी कैप रहता है कि भी आपको यहाँ पे रखना है तो मिनिमम 1 मिलियन पाउंड या फिर $1 मिलियन ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी हम आपकी रकम रखेंगे। सोचो, रखने के लिए भी कंडीशन है। तो उसके बाद हम आपकी पैसे को यहाँ रखने के लिए 2% 5% सालाना इंटरेस्ट लेंगे, देंगे नहीं। तो उसकी वजह से उसकी वहाँ के लोगों को पैसा मिलता ही रहता है, उल्टा उसका पैसा वहाँ पर पड़ा है, साल में उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को मिलेगा, आपको नहीं, आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो इस तरीके के सिस्टम वहाँ पर रहती है और इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो समृद्ध होते हैं। अमेरिका उसमें से थोड़ा अलग टेढ़ा पेढ़ा है, क्योंकि वो जो है अपना जो भी जो काला पैसा जो बोलते हैं ब्लैक मनी, वो उसके पास आके रखता है। जो अगर कोई स्विस बैंक में रखते हैं तो वो क्या करता है कि स्विट्जरलैंड को ऐसे गन के तौर पर बोलता है कि हमारे जो इकोनॉमिक जो काले धन को रखने वाले जितनी भी डिटेल है हमारे पास हमें दे दो, वरना आपकी खैर नहीं। तो स्विट्जरलैंड क्या करता है कि भाई बोलता है ये तो दुनिया का जमादार है, बहुत बड़ी पावर है, तो इसके साथ झमेला क्यों ले। सही है ना कि अगर दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है तो अगर उसको स्विट्जरलैंड के पास जो $1 ट्रिलियन है तो उसमें से अगर 5 मिलियन की इंफॉर्मेशन देनी है तो देने में उसका क्या जाता है, उसके अगेंस्ट में उसको फायदा क्या होगा कि भाई उसका प्रोटेक्शन मिलेगा अमेरिका का, तो ऐसा जज करके वो दे देता है। जबकि इंडिया का जो होता है ना डिटेल्स स्विट्जरलैंड कभी शेयर नहीं करता। इसलिए कभी ऐसा होता है, इंडिया में कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है। और डर के बिना ये लोग जो है वो बहुत सारे ऐसे उटपटांग काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो भारत में सबसे पहले क्या है कि मुंह पर ऐसा सिलाई करके अपने होठों पर ऐसा सील के सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इस तरीके का ठोस एक्शन लेना चाहिए। दूसरे देशों को पता चले कि भारत सिर्फ बोलता नहीं, बोल के करके भी दिखाता है। जिस तरीके से चाइना की बैंड बजा दी है ये 2021 में, और जिस तरीके से चाइना ने अपनी सेना को वापस लिया है, भारत ऐसा भी हर जगह में करने के लिए काबिल है। बस ठोस एक्शन की जरूरत। अगर ठोस एक्शन लेते हैं तो ऐसे काले धन वाले जो भी लोग भारत से भाग के बाहर जाते हैं उसको भी हम वापस ला सकते हैं, या फिर वहां के वहां उसका फैसला कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन इकोनॉमिक हो कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि इस तरीके के जो ऑफेंडर्स होते हैं, इकोनॉमिक फ्रॉड करके लंदन में चले जाते हैं, तो उसको वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया आपकी राय भी इस कमेंट पर जरूर रखिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि इस तरीके के नए नए आइडियाज जो होते हैं वो गवर्नमेंट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।